हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सही होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं और हमने यही हेडिंग बोर्ड पर डाल रखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, या तो शॉर्ट प्रश्न आ चुके हैं, या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुके हैं, या न्यूमेरिकल प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ से लॉन्ग प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम होती है। जो भी प्रश्न आएगा शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे। तो चलिए ना, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसे अपना बनाएंगे, ताकि पूरे लाइफ में कहीं भी कोई समस्या आए, कहीं से भी कोई प्रश्न आए, तो हम उसे जवाब बिल्कुल सही से तरीके से देंगे। चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आगे बढ़ने से पहले हम 1 या 2 मिनट फॉर्मल चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक बहुत कॉमन सा इवेंट घटता है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उसका इस्तेमाल करके अगर पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, एसी चल रही है, टीवी, फ्रिज, कोई भी इक्विपमेंट चल रही है, तो उसमें पावर को ऑन कर दीजिए और ऑन करने के कुछ समय के बाद उसको टच कीजिए तो आपको गर्म महसूस होगा। आखिर में गर्म क्यों हो गया। जैसे आप इस्त्री करते हो, अपने कपड़ों पर आयरन करते हो, जरा आयरन को देखिए ना, आयरन कितना गर्म हो जाता है। हम घर में हीटर पर खाना बनाते हैं तो हीटर कितना गर्म हो जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही किसी भी इक्विपमेंट में पास होता है तो धीरे 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 वह गर्म होने लगता है। तो यह सवाल उठता है कि यह गर्म क्यों हो गया। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण वह इक्विपमेंट गर्म क्यों हो गया, क्या रीजन है गर्म होने का। यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। रीजन का पता लगाना कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जरा देखते हैं कि आखिर में वह इक्विपमेंट गर्म क्यों हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक से। तो इसे समझाने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर याद दिला देता हूं, जरा देखिएगा। ये प्रीवियस लेक्चर आपको याद दिला देता हूं। हमने हेडिंग डाल रखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए, तो पहले हम ये कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स गर्म क्यों हो जाता है। तो आइए ना समझते हैं। स्टूडेंट्स, लेट सपोज यह एक कंडक्टर है। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लीजिए, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यह एटम से घिरा होता है। लीजिए, ये सब चीजें हमने बहुत पहले पढ़ा रखा है। कोई भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आसपास बहुत सारे एटम्स होते हैं। जरा देखिए, तो जब इसे किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो इससे विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाता है और ये विद्युत धारा इस कंडक्टर से होते हुए अगेन बैटरी में चला जाता है। तो कुछ समय के बाद देखा जाता है कि यह कंडक्टर का जो सतह है धीरे 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 गर्म होना शुरू हो रहा है और थर्मल एनर्जी, जिसको हमें हीट एनर्जी कहते हैं, धीरे धीरे बाहर की ओर रिलीज हो रहा है। और हमने हीट एनर्जी को या हीट एनर्जी को हमने H से रिप्रेजेंट किया। देखिए ना, विद्युत धारा का बहाव हो रहा है और इस कंडक्टर के सतह से धीरे धीरे थर्मल एनर्जी या कह सकता हूं हीट एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो यहां पर मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं आखिर में हीट एनर्जी कहां से आ रहा है। चलिए इसका पता लगाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया गया है ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है। इसका मतलब है इधर प्लस टर्मिनल हो जाएगा और इधर माइनस टर्मिनल हो जाएगा।
और ये भी पढ़ाया गया है कि प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई से दिखाया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लीजिए, यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आपको पढ़ाया गया है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर बल लगाता है। इसका मतलब है यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगाएगा। लीजिए, बल लगा दिया, लीजिए बल लग गया। तो जैसी बल लगेगा, जैसे इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बल लगेगा, तो बल लगने के वजह से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करना शुरू कर देगा। लीजिए, एक ही दिशा में गति करना शुरू कर देगा। जैसे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यानी गति करना शुरू करेगा, तो ऐसा भी संभावना बनता है कि यह इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकरा जाए, यह इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकरा जाए। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि फोर्स लगने के कारण जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो परमाणु के साथ टकराने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और हमारा साइंस कहता है, हमारा विज्ञान कहता है कि जब दो चीजें आपस में टकराती है, लीजिए जब दो चीजें आपस में टकराती है तो वहां पर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि जब यह इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएगा, जब यह इलेक्ट्रॉन आसपास के एटम से टकराएगा, तो टकराने के वजह से क्या ऊर्जा होगा, क्या उत्पन्न होगा, हीट एनर्जी उत्पन्न होगा, हीट एनर्जी उत्पन्न होगा। इसका मतलब देख लिया कि आखिर में इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही किसी कंडक्टर में उष्मा ऊर्जा इसलिए उत्पन्न होता है कि इलेक्ट्रॉन को चलने के दौरान वह किसी एटम से टकरा जाता है, और जब टकराता है तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। इसका मतलब साफ दिख रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा एटम टकराएगा, जितना ज्यादा एटम टकराएगा, या कह सकता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में टक्कर होगा तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा टक्कर होगा, इलेक्ट्रॉन और एटम्स जितना आपस में टकराएंगे उतना ज्यादा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट, जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या जो बिजली से चलने वाला उपकरण है, सारा उपकरण गर्म हो जाता है, या कह सकता हूं उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न इसलिए करता है जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वह एटम से टकराता है और टक्कर के दौरान उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जितना अधिक से अधिक एटम से टकराएगा, मौजूद उष्मा ऊर्जा यानी उत्पन्न उष्मा ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमने 3 पॉइंट को क्लियर किया। और सबसे अच्छी बात है, जो स्टेटमेंट या जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, इसको सबसे पहले जूल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसी वजह से इसे जूल का नियम भी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो कभी कभी बोर्ड में जूल के नियम को समझाने के लिए कहता है तो हम आसानी से उसे समझा सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि सर उष्मा ऊर्जा जो उत्पन्न होगा उसकी मात्रा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कितना मात्रा में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम उष्मा ऊर्जा उत्पन्न के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं, फार्मूला निकालने जा रहे हैं, ताकि ये तो पता चल जाए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितना मात्रा में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम हेडिंग बदल रहा हूं, हम यहां पर हेडिंग बदल रहे हैं।
डेरिवेशंस, डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, या इसी को हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, जूल्स, इसी को हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। तो चलिए कैसे डेरिवेशन करना है, यानी कितना मात्रा में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेगा, इसी के लिए हम व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमने हेडिंग डाल रखा है डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स, या इसी को कहते हैं जूल्स लॉ का डेरिवेशन। चलो स्टूडेंट इसे समझते हैं, समझिएगा अच्छे से और इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसे लिखा पाना बोर्ड पर संभव नहीं है स्टूडेंट, बार बार कहता हूं क्या आप नहीं समझना, हम जितने हमने शब्द बोला आसान से आप लिख सकते हो, डायग्राम आसानी से बना सकते हो, इतना तो आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो ही जी, ठीक है ना। तो आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने मन से। तो चलिए डेरिवेशन करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने क्या किया, किसी बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज V है। तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया I। अब जैसे विद्युत धारा का बहाव I शुरू होगा तो क्या करेगा, इसके सतह से उष्मा ऊर्जा बाहर रिलीज होगा, हीटिंग, हीट। तो जो उष्मा ऊर्जा बाहर उत्पन्न होगा उसको हमने H माना। हर कंडक्टर का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, तो इस कंडक्टर के प्रतिरोध को हमने R से दिखाया, इस कंडक्टर के प्रतिरोध को हमने R से दिखाया। और इसमें जो विद्युत धारा का जो बहाव हो रहा है वह T समय के लिए हो रहा है। आखिर में किसी इक्विपमेंट से जो विद्युत धारा बहेगा कुछ ना कुछ समय तक ही बहेगा। तो हमने क्या किया, लेट H, लेट H बराबर थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, R बराबर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, T बराबर कितना समय तक इसमें विद्युत धारा का बहाव हुआ है, T बराबर टाइम, टाइम फॉर द करेंट इज पास्ड, द करेंट इज पास्ड, कितना समय तक विद्युत धारा का बहाव हुआ है, I अमाउंट ऑफ करेंट, अमाउंट ऑफ करेंट, अमाउंट ऑफ करेंट। हमने इतना स्टेटमेंट को मान लिया है कि एक कंडक्टर है, हर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है, इसके प्रतिरोध को R से दिखा दिया, इसमें जो बहने वाला जो धारा है उसको I से दिखा दिया। धारा कितना समय तक बहेगा, कितना समय तक इसमें विद्युत धारा का बहाव हो रहा है, तो मान लेता हूं इसमें जो विद्युत धारा का बहाव हुआ है वो T समय तक हुआ है। अगेन हमें कैलकुलेट करना है उष्मा ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। तो मान लेता हूं जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है कितना समय में, T समय में जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है उसको हमने कितना मान लिया है, H मान लिया है। और हमें H कैलकुलेट करने के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे, इसे इरेज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर का कुछ फार्मूला याद होगा, उसी फार्मूला का उपयोग कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर का। सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ाया था, I बराबर होता है Q बटा T, अच्छी तरीके से याद होगा। इसलिए Q बराबर I इंटू T, ठीक है। Q का मतलब आवेश होता है, I का मतलब करंट होता है और T का मतलब समय होता है, सबसे पहला समीकरण। स्टूडेंट्स
आगे बढ़ते हैं। हमने कभी आपको पढ़ाया था कि जो वोल्टेज होता है या जो वोल्टेज होता है वह होता है वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज। अगर वोल्टेज को V से दिखाया जाए, वर्क को W से दिखाया जाए और चार्ज को Q से दिखाया जाए, तो इसका मतलब है V बराबर W बटा Q। यह हमने पढ़ा रखा है, V बराबर W बटा Q। अगर यहां से हम W का मान निकाल लें तो W बराबर V इंटू Q। क्या स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है। जो वर्क होता है, जो वर्क है वो V इंटू Q के बराबर है। तो स्टूडेंट, हमें 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जितना वर्क होता है उतना ही थर्मल एनर्जी उत्पन्न होता है। यानी जो थर्मल एनर्जी है वो वर्क के बराबर है। यानी आज आपके दिमाग में सेट कर लीजिए, जो वर्क होता है वही एनर्जी होता है। हम जितना वर्क करेंगे उतना ही उष्मा ऊर्जा बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब है जो वर्क है उसी को हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब है वर्क बराबर थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी को हम किससे दिखाते हैं? H से दिखाते हैं। तो इसका मतलब है W बराबर V इंटू Q। अब W को हटा दीजिए, क्योंकि हमें अब H लिखना है, यानी थर्मल एनर्जी निकला है। तो W के जगह पर H आ गया V। और Q का मान आपको अच्छी तरह याद होगा, Q का मान I इंटू टी होता है। लीजिए I इंटू टी। इस प्रकार थर्मल एनर्जी V इंटू I इंटू और टी। क्या स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रहा है? यानी जो थर्मल एनर्जी है, जो निकलने वाला उष्मा ऊर्जा है, वो किसके बराबर हो रहा है? V से वोल्टेज, I से करंट और T से टाइम। V से वोल्टेज, I से करंट और T से टाइम, मतलब कितना समय तक इसमें धारा बह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर जरा देखना, तो V बराबर हमने कहीं पढ़ाया है, अगर ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जाए, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ाया है V बराबर I इंटू आर। तो जहां V है उसके जगह पर I इंटू आर रख देते हैं। तो आइए अब इसका मतलब है थर्मल एनर्जी बराबर जब देखिए जहां V है तो V के जगह पर I इंटू आर रख देते हैं। तो V बराबर I इंटू आर इंटू I इंटू टी। क्या कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? जहां V था तो V के जगह पर हमने I इंटू आर रख दिया, या H बराबर I से I स्क्वायर आर इंटू टी। यह सबसे ज्यादा पॉपुलर फार्मूला है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, VVI। 2 नंबर में बार बार 2 मार्क्स में ये बार बार पूछा जाता है। साबित करें H बराबर I स्क्वायर आर इंटू टी, या उत्सर्जित जो उष्मा होता है वो किसके बराबर होता है? I स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को हम जूल लॉ भी कहते हैं, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसे समझिएगा कि H बराबर I स्क्वायर आर इंटू टी, H बराबर I स्क्वायर आर इंटू टी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है तो उसकी मात्रा कितनी है, इसे कैलकुलेट करने के लिए H बराबर I स्क्वायर आर इंटू टी समीकरण का उपयोग करोगे। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस समीकरण का एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए, तो राइट द हेडिंग एनालिसिस।
एनालिसिस ऑफ जूल्स लॉ। एनालिसिस ऑफ जूल्स लॉ। जूल्स लॉ। जूल के नियम का विश्लेषण। जूल के नियम का विश्लेषण। तो आइए ना, तो जूल्स लॉ क्या है? H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहीं से 3 नियम निकल जाता है। अगर इस समीकरण का आप एनालिसिस करिएगा तो जो सबसे पहला नियम है H समानुपाती I स्क्वायर, दूसरा नियम है B में H समानुपाती R, और जो तीसरा नियम है H समानुपाती T। यही तीनों नियम को हम जूल का नियम कहते हैं। जब देख ले, यही तीनों नियम को हम जूल का नियम कहते हैं। H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R और H समानुपाती T, जो हमने इस समीकरण से फाइंड आउट किया है। अंडरस्टैंड? तो इसी 3 नियम को एक साथ जूल्स लॉ कहते हैं। जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। अब जो तीनों का मतलब समझ लीजिए, क्या तीनों का मतलब है? H समानुपाती I स्क्वायर, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा विद्युत धारा का बहाव होगा उतना ज्यादा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है ना? जितना ज्यादा विद्युत धारा का बहाव होगा उतना ज्यादा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। अब दूसरा, H समानुपाती R, इसका मतलब है कि जिस कंडक्टर के अंदर प्रतिरोध की मात्रा जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतना ज्यादा उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो आपको याद होगा, खाना बनाने वाला हीटर, खाना बनाने वाला हीटर, वहां पर हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं। टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा प्रतिरोध होने के वजह से वहां पर उत्पन्न उष्मा ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है और उसी उष्मा ऊर्जा से हम खाना बना लेते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है H समानुपाती R। अब H समानुपाती T, इसका मतलब है जितना ज्यादा देर तक आप विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे उतना अधिक से अधिक उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है ना? अधिक समय अधिक उष्मा ऊर्जा, अधिक प्रतिरोध अधिक उष्मा ऊर्जा, और तीसरा जितना ज्यादा करंट उत्पन्न होगा, करंट बहेगा उतना ज्यादा अधिक उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। ये तीनों को हम कहते हैं जूल्स का नियम कहते हैं। तो चलो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम समराइज कर लेते हैं। समराइज करने के बाद ही देखते हैं क्या पढ़ा हमने। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका मतलब है विद्युत धारा का बहाव होने के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की बल्ब, किसी को आप देख लें, अगर उसमें विद्युत धारा का बहाव हो रहा है तो जरूर वो गर्म हो रहा होगा। अब आइए सेकेंड पॉइंट से, गर्म क्यों हो रहा है? तो गर्म इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं और टक्कर के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब वही उष्मा ऊर्जा वो बाहर की ओर इन्वायरमेंट में रिलीज होते रहता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। अब आगे तीसरा पॉइंट, कितना मात्रा में उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा? तो उष्मा ऊर्जा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT, जिसे हम जूल्स का नियम भी कहते हैं और हमने इसको साबित भी किया है। अब आगे जूल्स का यहाँ पर 3 नियम बनता है, H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R और H समानुपाती T। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते भी रहते हैं कि आपको 3 कंडक्टर दे देगा और पूछेगा
तीनों कंडक्टर का प्रतिरोध दे देगा और पूछेगा सबसे ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कौन करेगा, जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जैसे अब तक हीटर की बात करूं, हीटर के अंदर टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है, नहीं सॉरी, नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, हीटर के अंदर नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बोर्ड में प्रश्न आ चुका है। तो नाइक्रोम का जो प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हीटर में खाना बन जाता है। तो हम यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, उसे सुधार लीजिएगा। तो हीटर के तार में नाइक्रोम का वायर का उपयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड है? चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। पता है स्टूडेंट्स? सेकेंड पॉइंट है H का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ H, यूनिट ऑफ H। पता है स्टूडेंट्स? तो यहां पर दो यूनिट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एक यूनिट जो SI यूनिट होगा वो जूल होगा, और दूसरा होता है कैलोरी। ठीक है ना? तो इसका मतलब है जो भी आंसर आपको आएगा जूल में आएगा। तो कभी कभी आपको कैलोरी में बदलने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी आपको कैलोरी में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। कभी कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। जो 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर जूल कैलोरी क्या है? एक बड़ी यूनिट है, और जूल क्या है? छोटी यूनिट्स है। इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे। तो हीट का जो एसआई मात्रक हो गया वो जूल हो गया। कभी कभी हम इसे कैलोरी के अंदर भी माप लेते हैं, कैलोरी के अंदर भी माप लेते हैं, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट है, हीटर के अंदर नाइक्रोम के वायर का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, इन हीटर नाइक्रोम वायर इज यूज्ड because it has very high resistance, very high resistance, very high resistance, it has very high resistance। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर्स को यहां तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क देने जा रहे हैं, और होमवर्क आपको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना है। इससे ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ चुका है। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स राइटिंग द होमवर्क। आप इसे बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आप बनाने की कोशिश क्या करना, बना के आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, कोशिश नहीं करना है। इसमें छोटे मोटे चीजों में कोशिश नहीं होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ए 5 एम्पियर करंट passes through a wire, passes through a wire of resistance 5
100 ohm for 20 second. Find the emitting thermal energy. Emitting thermal energy. Find the emitting thermal energy. चलो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर दिया गया है और आर का मान 100 ओम दिया गया है और टी का मान 20 सेकेंड दिया गया है और आपको क्या करना है, एच का मान ज्ञात करना है। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी यहाँ रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ रख देना है और जो भी आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, जूल में आएगा, जूल, और आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of following buyer produce higher thermal energy. ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा तार अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करेगा? फॉर सेम टाइम एंड करंट। ए में कॉपर, बी में सिल्वर, सी में एल्युमिनियम और डी में नाइक्रोम। तो कौन, इसका मतलब हो गया हमने आपको 4 तरह का कंडक्टर दिया है, अब आपको बताना है कि कौन से कंडक्टर में अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, एक कॉपर है, एक सिल्वर है, एक एल्युमिनियम है और एक नाइक्रोम है। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगेगा और आपको ए बी सी डी में आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चंस जब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम आपको यहाँ पर लिख देता हूं। अब आगे सब कुछ अब आप पर है, खुद से बुक उठाइए और अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जरा देखिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इफ 2 एम्पियर current passes through a wire of resistance 5 ohm for 1 minute, find the thermal energy in कैलोरी। इसका मतलब है सब कुछ वही है, यहां पर भी क्या करना है, I बराबर है 2 एम्पियर, यहां R है 5 ओम, लेकिन टाइम है 2 मिनट, सॉरी टाइम है 1 मिनट। तो सबसे पहले इसे सेकंड में बदल दीजिए, यह 60 सेकंड हो गया। अब H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा दीजिए। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो जूल में आंसर आएगा और आपको कन्वर्ट कर देना है कैलोरी के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो ठीक